तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत जैक द रिपर के पास से शुरू होती है, जहाँ पे 1980s के लंदन में भी काफी अच्छे अच्छे गिराने के लोग होते थे, के पास पैसा होता था, खाने की चीजें होती थी। और वहीं पे जैक द रिपर किसी रेस्टोरेंट की डस्टबिन से खाना वगैरह ढूंढ के निकालता होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी भूखी मदर के लिए। तो यार जबकि वो रेस्टोरेंट की डस्टबिन से खाना वगैरह ढूंढता होता, और फिर भी यार रेस्टोरेंट के मास्टर को इस पे भी काफी ज्यादा इतराज होता। जैक द रिपर के यहाँ पे आने पे वो उसे फजूल में मारता होता, उसे मारते हुए कहने लगता, चाहे जरूर ये डस्टबिन क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मेरे रेस्टोरेंट की डस्टबिन का यूज करोगे तो तुम्हें इसके लिए भी पैसे निकालने पड़ेंगे। जैक द रिपर इससे जैसे तैसे माफी मांग के कह रहा होता कि मैं यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आऊंगा, पर प्लीज यार एक बार जाने दो। यहीं पे हमें दिखाया जाता जैक द रिपर की आंखें तो अलग अलग रंग की होती, और वो अपनी एक आंख से लोगों के दिल में देख सकता होता कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहा है। और इस बार जैक द रिपर उस शेफ के दिल में काफी ज्यादा गुस्सा पाता। जैक द रिपर उसका पैर पकड़ के जूं जूं ही माफी मांग रहा होता, देख के शेफ के दिल का कलर अंदर से बदल जाता। ये कलर को देखने के बाद जैक द रिपर ये कह सकता होता कि उसके सामने वाले को उस पर बड़ापन महसूस हो रहा है। कोई किसी को अपने नीचे दबा दे, जब कोई किसी पे बाड़ी पड़ता है तो उसका ब्लू तरह का कलर हो जाता है। इसी तरह जैक द रिपर जो खाना उसने कलेक्ट किया होता, इसी को लेके वो यहाँ से खिसक लेता, ये सोचते हुए कि वो अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा खाना ला रहा है। उसकी मदर बेसिकली एक तवाइफ होती। इसी बीच में जैक द रिपर जैसे ही अपनी मदर के कमरे में एंटर करने को जा रहा होता, इससे पहले उसके कमरे में से एक कस्टमर को बाहर निकलते हुए देखता। तभी जैक द रिपर जो ही रूम में एंटर करता, वो अपनी मदर को जमीन पे पाता और कुछ चेहरे पे निशानात भी। जैक द रिपर अपनी मदर की ये हालत देख के कहने लगता, मदर आप ठीक तो है ना? ये मदर कहने लगती, फिक्र मत करो बेटे, मैं ठीक हूँ। और उसकी मदर नोटिस करती, नाके में बल्कि मेरा बेटा ज्यादा जख्मी है, और ये हाल उसका उसी शेफ ने किया होता। उसकी मदर काफी फिक्रमंदी से उसकी फौरन से मरहम पट्टी करती। जैक द रिपर अब जिन हालात में भी रह रहा है उससे इस पर भी फखर है, कि उसकी मदर उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। फिर उसकी मदर कहने लगती, अभी जो कस्टमर मुझे पैसे दे के क्या है, इससे हम तुम्हारी मेडिसिन खरीद लेंगे। उसकी मदर इसके साथ ही साथ उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगती, तुम ही बस मेरी एक ही उम्मीद हो। और अब जैक द रिपर जैसे ही अपनी मदर का कलर देखने लगता, अपनी मदर के दिल में एक बहुत ज्यादा प्यार का कलर पाता, और ये कलर स्ट्रॉन्ग होने की भी निशानी है। मैं आज तक ये कलर इतना ज्यादा चमकता हुआ ना देखा होता जितना कि अपनी अम्मी में देखता। और जैक द रिपर अपनी मदर के इमोशंस को ही सबसे ज्यादा देखना पसंद करता होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता जैक द रिपर एक किताब पढ़ा होता। इसी बीच में वहां पे दूसरी ताइफ आके कहने लगती, अरे वाह फिर से पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, पर इस सब का क्या ही फायदा, इसे दुनिया दुत्कार देती है, उसके पढ़ाई करने से कुछ नहीं हो जाता। वो ताइफ जैक द रिपर के साथ बैठते हुए कहने लगती, तुम्हारी इस जगह पे पैदा होना ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी तुम्हारे लिए, और ऊपर से मुझे समझ में नहीं आता आखिर उसने तुम्हें ही क्यों पैदा किया। हमें यहाँ पे बताया जाता है जैक द रिपर की मदर अपने क्लाइंट्स के कारण 5 बार प्रेग्नेंट हुई थी, और मेडिसिन से उसकी मदर ने अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर डाला था। पर इसके बाद वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई थी, अलबत्ता इस बार उसने अपनी प्रेगनेंसी को खत्म ना किया, बल्कि इसके बजाय एक जैक द रिपर को पैदाइश दी। जैक द रिपर के साथ जो ताइफ बैठी होती है उससे जैक द रिपर पे काफी ज्यादा अफसोस होता है। जैक द रिपर उस ताइफ का नाम लेते हुए कहने लगता, ओए एन, शायद से लोगों की नजरों में मैं सबसे ज्यादा बेकार दुत्काया हुआ बच्चा हूँ, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। एक रोज इसी तरह जैक द रिपर अपनी मदर के लिए खाना लेके वापस आ रहा होता। जब वो अपनी मदर के रूम में एंटर करता, उसकी मदर जोर जोर से रो रही होती। पास में ही मौजूद जैक द रिपर ऐसे पूछने लगता, क्या हुआ मेरी मदर को? उसे बताने लगती, दरअसल बहुत पहले जिस शख्स से तुम्हारी मदर प्यार करती थी, अभी अभी तुम्हारी मदर को मालूम पड़ा है कि उसने शादी भी कर लिया है। अब वो एक मशहूर तरीन ड्रामा राइटर है। जैक द रिपर की मदर जिस शख्स को पसंद करती होती है, उस शख्स ने जैक द रिपर की मदर से प्रॉमिस किया था कि वो जरूर वापस लौट के आएगा, लेकिन तब तक जब तक वो एज अ ड्रामा राइटर सक्सेस ना पाले। के चलते ही एन यहाँ से जाते हुए कहने लगती, बेवकूफ थी कि अभी तक 13 साल के वह पुराने वादे पे यकीन रख रही थी। इसी तरह तो उसे में हमें दिखाया जाता अभी तक उसकी मदर रोती चली जा रही होती, और जब जैक द रिपर उससे पानी देते हुए उससे बात करने की कोशिश करने लगता, तभी उसकी मदर उस पे भड़कते हुए कहने लगती, खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मदर इस वक्त पूरे पागलों की तरह बर्ताव कर रही होती। वो गुस्से से साफ साफ अल्फाजों में जैक द रिपर से कहने लगती, काश
काश के मैंने तुम्हें पैदाइश ना दी होती। अगर मैं उससे पा नहीं सकती, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। काश के तुम्हारे पैदा होते ही मैंने तुम्हारी जान ले ली होती। जैक द रिपर का अपनी मदर के लिए प्यार, उसका फख्र होता था, उसका गरूर होता था। और अब उसके टूट जाने की वजह से जैक द रिपर की आंखों में आंसू बढ़ाते। उसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूट गया। जैक द रिपर अपनी मदर के जिस इमोशंस को देख के खुश होता था, वो जज्बा, वो फीलिंग उसके लिए नहीं होती थी, बल्कि उसके लवर के लिए होती थी। उसकी मदर की तोड़फोड़ की वजह से जैक द रिपर जख्मी भी हो गया होता। जैक द रिपर का पैदा होना शुरू से ही उसकी मदर के लिए एक औजार था, जिसके कारण वो अपने लवर से कनेक्ट हो पाती थी। जिन सब के बाद अब जो जैक द रिपर अपनी मदर के अंदर वो कलर सा देख रहा है, कलर रेज का है, गुस्से का है और नफरत का है, जो कि इस कलर से जैक द रिपर अच्छे से वाकिफ है कि ये कलर उससे हर किसी में दिखता है अपने खिलाफ। ये सब कुछ देखने के बाद जैक द रिपर भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। जैक द रिपर अपनी मदर की अपने हाथों से जान लेते हुए कहने लगता, फिक्र मत कीजिएगा मदर, मैं आपको नफरत के कलर से छुटकारा हासिल करवा दूंगा। ये उस दौरान जैक द रिपर अपनी मदर में एक अजीब सा रंग नोटिस करता। जैक द रिपर ने पहली बार इस कलर को देखा होता। यही कलर जैक द रिपर को काफी ज्यादा पसंद आता, क्योंकि ये कलर डर का कलर होता भाई लोगों। इन सब में जैक द रिपर की मदर अपने आप को छुड़वा के जैक द रिपर के खिलाफ जाने की कोशिश भी करने लगते कि उससे पहले ही जैक द रिपर उसकी जान ले लेता। और अब वो अपनी मदर का लाल से खून के साथ उसके डर को देख पाता, और ये चीज जैक द रिपर के दिल को छू जाती। इसके चलते ही जैक द रिपर यहाँ तक अपने फादर को भी ढूंढ निकाल के उसकी भी जान नचो लेता। तो हाँ यार, लंदन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ना कि सिर्फ लंदन में एक बहुत बड़ी खुशहाली लाई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक वो काली परछाई भी ले आई, जो कि शायद से एक कयामत की तरह लंदन के सिटीजन्स पे टूट पड़े। इसी तरह वो किलिंग करता गया, और यहाँ तक ये उसकी आदत भी बन गई थी। इसने ये सब कुछ एक बहुत छोटी एज में ही शुरू कर डाला था, और एक फेमिलियर टोन जो कि लंदन के शायद से हर एक बंदे को मालूम हुआ, ये भी जैक द रिपर की फेवरेट हुआ करती थी। London Bridge are falling down, my fair lady। फिर लोग उससे बुलाने लगे जैक द रिपर, और ये थी कहानी जैक द रिपर की। इसी के साथ जैक द रिपर का पास्ट यहाँ पे खत्म होता है। जैक द रिपर अब अपने सामने हरकुलिस से ज़हमत होके कहने लगता, जब तक हम जिंदा होते हैं हमारे दिलों में मुख्तलिफ जज्बात दौड़े होते हैं, अगर जब हम पे मौत ताड़ी हो जाती है हमारे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, और वो होता है डर। और अगर मैं सच कहूँ तो वह वाकई में एक खूबसूरत साइट होती है। तो हरकुलिस ये सुन के एक छोटी सी मुस्कुराहट से अपनी बात को शुरू करता, मैं तुम्हारी खुशी को यूं मायूसी में तो नहीं बदलना चाहता, अगर जब मैं मरूंगा डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं होगा। इसके बाद हरकुलिस और जैक द रिपर के बीच में एक गजब किस्म का शोडाउन शुरू होता। जैक द रिपर दोबारा से हरकुलिस के खिलाफ थ्रोइंग नाइफ का यूज कर रहा होता। ये देख के हैंडलर कहने लगता, जैक द रिपर दोबारा से अपनी नाइफ के कारण अपने और उसके बीच में फासले को बढ़ा रहा है, लेकिन हरकुलिस के लिए यह मामूली सी बात है यार। जैसे कि हैंडलर ने कहा होता, हरकुलिस ने अपने बीच में फासला खत्म कर डाला होता। जैक द रिपर टावर बेल की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा होता। टावर क्लॉक की बेल भी अब इसी बीच में बजने लगती। यहाँ पे हरकुलिस उसे सुनने के बाद जैक द रिपर से कहने लगता, ये तुम्हारी मौत की घंटी है। जैक द रिपर हुक के कारण उसी क्लॉक के ऊंचाइयों पे बढ़ने लगता। हालांकि हरकुलिस के एक ही वार से क्लॉक टावर जमीन के बल गिरने लगती है। वहाँ पे जैक द रिपर ने क्लॉक टावर की क्लॉक को थाम रखा होता। हरकुलिस की वेपन अब क्रेटन बुल में तब्दील हो जाती। जैक द रिपर यहाँ पे अपनी लिमिट पे होता, और दिखने से ही लग रहा होता ये मैच जीतने को जा रहा है हरकुलिस। वो भी हरकुलिस अपने इस फाइनल वार के कारण इसी लम्हे में जैक द रिपर टावर में से क्लॉक को तोड़ के फौरन से फीएसबी की तरह हरकुलिस की तरफ फेंकने लगता। इस पर अपनी नजरें ठहराने के बाद हैंडलर यहाँ पे कहने लगता, तो यार जैक द रिपर यहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका है, वो अब डर के मारे हरकुलिस की तरफ वो चीज फेंक रहा है जो कि हरकुलिस को डैमेज तक नहीं कर सकती। हरकुलिस भी इस पे कहने लगता, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, वोल कैरी वेपन्स के अलावा मुझ पे कोई चीज काम नहीं करती यार। फिर तभी कुछ चमत्कार हो जाता, देखने वाले दिलों को जोर का झटका। देखते ही देखते नजर चपकते ही यार वो क्लॉक गुजरते गुजरते हरकुलिस के हाथ को ही काट के चली जाती। देख के सारे गॉड्स के सरों पे जैसे के छत टूट आयो। कभी अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था कि यार वो भी एक हरकुलिस जैसे बंदे के खिलाफ। गॉड्स और या ह्यूमन सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सबको पता है एक हाथ कटने पे कितना ज्यादा शदीद दर्द होता है। अगर यार हरकुलिस तो हरकुलिस है यार। जैसे तो हरकुलिस कहता है, चाहे मरते दम तक मुझे जरा भी डर नहीं लगता। दर्द के बावजूद भी हरकुलिस बिल्कुल शांत खड़ा होता है, और अब कहने लगता, अब समझा मैं
हमारी असली वेपन ना कि वो सीजर है, ना कि वो ब्लेड्स है, ना ही वो स्केचल का बैग। गॉड्स में बैठा पीछे से लॉकी भी कहने लगता, ओह अब समझा, इतनी देर से इसने हम जैसे गॉड्स को भी पागल बना रखा है। जैक ने जब कहा कि उसकी वल्कैरी एक स्केचल बैग है, वो भी दरअसल एक झूठ था। इसकी असली वेपन बल्कि इसके हाथ पे पहने हुए ग्लव्स है कि ग्लव्स जिस चीज को भी छूते हैं वही इसकी डिवाइन वेपन बन जाती है। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो बार बार हरकुलिस को क्रिटिकल डैमेज कर सके। अब ये सब कुछ सुन के एनस की आंखें खुली की खुली रह जाती। एनस को हरकुलिस पे अफसोस होने लगता कि लोकी पुनिंदा की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में कहने लगता, तो ये बंदी काफी अच्छे से अपने पार्टनर्स को चुनती है कि ये सब कुछ इसी का प्लान था। पे बोल पुनिंदा पे चिल्लाते हुए कहने लगती, तुम्हें इसके बारे में पता था, तुम्हें इसके बारे में पता था। इसके जवाब में अब बुनिल्डा भी कहने लगती, हाँ मुझे ये सब कुछ पता था। एक छोटा सा बुनिल्डा का फ्लैशबैक दिखाया जाता। यहाँ पे बुनिल्डा होलक नाम की वल्कैरी से कहने लगती, अगले मैच में जैक द रिपर की वल्कैरी बनोगी। तो होलक इस बार कहने लगती, मैं वो भी जैक द रिपर की वल्कैरी हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक खूंखार दरिंदा है। जब हम किसी इंसान की वल्कैरी बन जाती है हमारा स्पिरिट उसके साथ लिंक हो जाता है, और मैं ये नहीं चाहती। दोनों के दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि अचानक से इस कमरे में एक अजीब किस्म की डार्कनेस ही फैल जाती। लोग अपने पीछे जैक द रिपर को पाते देख के लोग उसके अंदर वो कमीनापन को महसूस कर पाती। वो काली ताकत, वो काली सी परछाई उड़ाते सारे जैक द रिपर उसके गले से पकड़ के उसकी वहीं पे जान नोचने को जा रहा होता। वहाँ पे जैक द रिपर उससे वार्न भी करता है, से बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ लिंक हो जाओ। ये सब कुछ बुनिल्डा अपनी आंखों से देख रही होती है और वो चाहती तो वो रोक भी लेती, मगर यहाँ पे बुनिल्डा जैक द रिपर से भी बदतर होती। अब होलक भी डर के मारे फौरन से उसकी वल्कैरी बन जाती। ये सारी की सारी कहानी बुनिल्डा कोल को सुना रही होती है। सारी की सारी बातें कोल को काफी अंदर से चुभने लगती। तो बुनिल्डा उससे कहने लगती है उसकी पावर की हमें जरूरत थी ये बैटल जीतने के लिए। जैक द रिपर के बारे में दोबारा से दिखाया जाता, वो एक छोटे से पत्थर को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिंग वेपन में बदल डालता। और ये तो सिर्फ जैक द रिपर का एक नमूना होता। वो उसे कह देता, मैं जिस चीज को भी छूता हूँ वो मेरी वेपन बन जाती है, चाहे वो जितना मर्जी कमजोर हो। जैसी छोटी कंकड़ियों से भी मैं तुम्हारी जान को नोच सकता हूँ। जैक द रिपर कहने लगता, जितने समझदार तुम हो हरकुलिस, मेरे ख्याल में अब मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। उसकी ये कहने की देर होती सभी लोग फिर से एक बार चौंक जाते। पेरिस भी डर के मारे कहने लगता, मत बताओ मुझे, का मतलब ये पूरा का पूरा लंदन उसकी वेपन है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।